क्या आप 10th और 12th के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। ओके, तो सबसे पहली बात कि अब सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स में। ओके, तो इस 2 महीने को कैसे यूज करना है मैं आपको समझाती हूँ कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, कैसे हम इन 2 महीनों को यूज करेंगे कि हमें एक अच्छी सी स्कोरिंग हो पाएगी हमारे एग्ज़ाम्स में, ये हम समझते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा। सिस्टम बहुत ही ख़राब है। कोरोना की वजह से स्कूल्स नहीं चले हैं, कॉलेजेस नहीं चले हैं और काफ़ी टाइम तक कोचिंग्स भी आपकी मदद नहीं कर पाई है। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब को कोसने से हमारा एग्ज़ाम तो निकलने वाला है नहीं। ठीक है, हमें स्कूल्स नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले, फिर कॉलेजेस भी बंद रहे, फिर आपके कोचिंग्स भी बंद रहे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के हेल्प के बिना हम कैसे अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ये मुश्किल चीज़ है, मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी हमें इस बार के एग्ज़ाम्स ऐसे ही देने हैं। ठीक है, तो आज मैं शेयर करूँगी कुछ टिप्स जिसकी मदद से आप थोड़े से कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स को लेके, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ़ स्टडी, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के बंद हो जाने के बाद से सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम सेल्फ़ स्टडी करें। और अगर ये चीज़ आपने की हुई है तो आपको खुद भी पता होगा कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कैसे हैं और आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, ये क्लियर होगी आपको बात। अगर नहीं है अभी भी, तो अभी से भी टाइम है। आप खुद से पहले सिलेबस को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं या जो नोट्स आपने कहीं से लाए हुए हैं, ये सारी चीज़ों को एक साथ बिठाने की कोशिश कीजिए। और ये तभी संभव होगा जब आप सेल्फ़ स्टडी करेंगे। बिना सेल्फ़ स्टडी के, बिना अपने से पढ़े हुए चीज़ों को समझे हुए आप नहीं कुछ कर सकते हैं। आपको लाख कोई कितना भी समझा ले कि इस चीज़ का मतलब ऐसे होता है, लेकिन जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे ये चीज़ नहीं संभव होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन के लिए टाइम निकालिए। अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, या अगर कुछ सिलेबस में से आपका छूट गया है तो उसको कवर करके खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सेकंड नंबर पे आता है हमारा मोबाइल, टीवी एंड इंटरनेट। कोशिश कीजिए कि इनसे जितनी दूरी हो सके आप बना पाएँ इन 2 महीनों में, बिकॉज़ ये आपको नहीं तैयारी करने देते, नहीं प्रिपरेशन करने देते। मैं खुद भी यूट्यूब पे आपको समझा रही हूँ, लेकिन ठीक है अभी आप 2-4-10 मिनट देख लीजिए, लेकिन इसके बाद मैं फिर आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप बैठ के यूट्यूब देखिए या फिर आप किसी गेमिंग चैनल पे जाइए या फिर किसी न्यूज़ चैनल पे जाइए। कुछ नहीं, मेरे भी वीडियोज़ मत देखिए आप मेरे वीडियोज़ एग्ज़ाम्स के बाद देखना, अभी मत देखो। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ से जब तक आप दूरी नहीं बनाओगे तब तक आपकी प्रिपरेशन सही नहीं होने वाली है। सिर्फ 2 महीने की बात है, उसके बाद आप पूरी तरह से फ्री हैं इन सारी चीज़ों को यूज करने के लिए। अगर आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, होता है समटाइम्स पढ़ाई करते करते हमारा मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, हमको थोड़ी सी रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा दूसरा चेंजेस करने का होता है, तो हमें क्या करना है कि घर से बाहर निकलिए आप। ठीक है, अपने आसपास के दोस्तों से मिलिए, कहीं गार्डन, खुली हवा में बैठिए, गार्डन में बैठिए। गार्डन नहीं है तो घर के पीछे आपके जगह हो अच्छी सी ग्रीनी व्यू, मतलब कहीं हरियाली टाइप की जो जगह है ना, पेड़ पौधे देखिए, पक्षी देखिए, तितलियाँ देखिए। ये सारे चीज़ बहुत माइंड को रिलैक्स करते हैं और फिर से दोबारा तैयार होते हैं आप पढ़ाई की ओर प्रेरित होने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने बुक छोड़ा और मोबाइल पे बैठ गए, मोबाइल छोड़ा बुक पे बैठ गए, फिर तो आपकी पूरी रूटीन ही ख़राब हो जाने वाली है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखिए। जब भी आपको रिलैक्स होने का मन हो आप गाने सुन लीजिए, लेकिन ये जो होता है वीडियो वाली चीज़ें ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। इससे आंखों पे प्रेशर बनता है, दिमाग पे प्रेशर बनता है। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जब भी आप बुक पर से उठें तो अपनी आँखों को रिलैक्स होने दें, आँखों को बंद करें, लंबी गहरी सांस लें। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है। ये सेल्फ मेडिटेशन हो जाता है, और इन सारी चीज़ों से आप दूर अगर रहते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। थोड़े दिनों की बात है, 2-4 दिनों में आपको ये आदत पड़ जाएगी, एंड फिर 2 महीने के बाद फिर आप इसकी आदत लगा लेना ना, कौन मना करता है। ओके, थर्ड नंबर पे आता है हमारा बुक्स एंड नोटबुक्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जितनी भी सिलेबस की चीज़ें हैं, जितने भी उनके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी नोटबुक हैं, जितने भी उनके गेस्ट पेपर्स वगैरह, सारे अपने आसपास फैला के बैठते हैं। लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है हमें, या हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। दिखावे के लिए तो पढ़ना नहीं है हमें पढ़ना है अपनी तैयारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए। ओके,
तो मेरी सलाह ये है कि जब भी आप पढ़ने देखिए, ठीक है, पढ़ने बैठिए, तो बस उसी बुक को लीजिए जिससे जो आपको उस टाइम पे तैयार करना है। हर बुक का अलग टाइम बनाइए या फिर हर सब्जेक्ट का अलग टाइम बनाइए। ऐसा नहीं हो कि एक ही टाइम पे आप 3-4 सब्जेक्ट कवर करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। किसी एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट को आप कवर करेंगे। तो अपने बुक वाले सेक्शन से अलग हट के कोई एक अच्छी सी शांत जगह चुनिए और वो ही बुक लेके बैठिए जो आपको उस टाइम पे तुरंत पढ़नी है, ठीक है। उसकी नोट्स लीजिए, उसके साथ पेन रखिए, पेपर रखिए, ये सारी चीज़ें कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपने हाँ एक बुक ले ली और आप बैठे हुए हैं, फिर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ी तो आप गए तो फिर पेन पेपर लेके आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी बुक लें, साथ में पेन और पेपर ज़रूर रखें, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है उसको बार बार लिखें, नोट करें। इससे आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लिखते लिखते वो चीज़ें याद हो जाएंगी। हमेशा से बोला जाता है कि चीज़ों को लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट देखें ना तो उसे फट से नोट कर लें। अपने कहीं आप कोई नोट्स बना सकते हैं या फिर ऐसे ही रैंडमली किसी पेपर पर भी लिखेंगे तो वो आपके दिमाग में फिट बैठता है, ठीक है। चौथी चीज़ आती है हमारी गेस्ट पेपर्स। ओहो, ये तो बहुत मतलब आजकल के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हो गई है। सारे बच्चे इसी से प्रिपरेशन किए जा रहे हैं, क्या दिया है नहीं दिया है, बस उनको गेस्ट पेपर पूरा रट लेना है, ठीक है। आजकल गेस्ट पेपर की मार्केट में भरमार पड़ी हुई है और टीचर्स भी इन्हें यूज करने की सलाह देते हैं। और पता है वो क्यों ऐसा करते हैं? वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप खुद से किसी चैप्टर को कंप्लीट नहीं करते हैं। आपको जितना कहा जाता है आप उतना ही करते हैं। कभी भी आप ऐसे बुक लेके रैंडमली नहीं बैठते हैं कि हाँ चलो देखा जाए बुक में क्या है क्या नहीं है, कभी नहीं बैठते हैं। मैंने जितने बच्चों को देखा है नहीं बैठते हैं बुक लेके, तो वो कभी बैठते ही नहीं। या तो वो नोटबुक लेके बैठते हैं या फिर नोट्स बनाने के लिए बैठते हैं या फिर गेस्ट पेपर लेके बैठते हैं। ये क्या तरीका है पढ़ाई का? बुक फिर क्यों बना हुआ है? क्यों बना हुआ है बुक? बताइए, हमारे लिए बुक क्यों बना हुआ है? तो उन्हें पता है कि आप बुक्स नहीं छूते हैं, तो उनके पास लास्ट में ऑप्शन क्या बचता है कि आप गेस्ट पेपर, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ चलो गेस्ट पेपर को कम से कम रट लो कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके आंसर्स तो तुमको पता हो। लेकिन ये समझ लीजिए कि टीचर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि गेस्ट पेपर सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ही यूजफुल हैं, नॉलेज के लिए नहीं। तो अभी तो ठीक है आपको एग्ज़ाम्स की ही प्रिपरेशन करनी है, लेकिन नॉलेज भी एक मैटर होता है भैया। बिना नॉलेज के आप आगे नहीं बढ़ सकते। चलो ठीक है, गेस्ट पेपर को याद करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर भी लेते हो, फिर उसके बाद क्या? तो जब भी आप पढ़ने बैठो ना तो ये चीज़ें दिमाग में रखो कि हमें आगे की भी तैयारी साथ में करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें बस 10th पास कर लेना है या 12th पास कर लेना है, उसके बाद से हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना, हमें आगे भी बढ़ना है। तो जब तक हमारे बेसिक्स मजबूत नहीं होंगे तब तक आप आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए कभी भी कोशिश कीजिए कि कोई भी टॉपिक उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए तो उसके बुक के साथ बैठिए। गेस्ट पेपर को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और इतना यूजफुल भी नहीं है। मैंने गेस्ट पेपर से कभी पढ़ाई नहीं की है, यकीन मानिए। मुझे नहीं समझ में आता है गेस्ट पेपर की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। आपके खुद के बनाए हुए नोट्स अगर हैं तो वो सबसे अच्छे नोट्स हैं इन द वर्ल्ड, इतना समझ लीजिए। अगर आपने अपने भाषा में नोट्स बनाए हुए हैं, अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाई हुई है, तो उसके आगे कोई भी गेस्ट पेपर अच्छा नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर क्यों ना हो। हमेशा से एग्ज़ाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि लिखा हुआ रहता है अपने शब्दों में उत्तर दें। तो अपने शब्दों में आप कब उत्तर दे पाएंगे? जब आप अपने शब्दों में उसे लिखे हुए रहेंगे, आपने समझा हुआ रहेगा। अदरवाइज आप गेस्ट पेपर से याद करो तो फिर तो वही भेड़ चाल हो गई ना। आप गए बस जो रट्टा मारा, लिखा, चले आए, फिर नंबर आए नहीं आए। देखिए ऐसे पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ना करें, ये बहुत गलत बात है। ऐसा करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव शायद कवर हो जाएं, सब्जेक्टिव भी नहीं उतने अच्छे से कवर हो पाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए अपने से नोट्स बने हों आपके। ओके, पॉइंट नंबर 5 हमारा होता है प्रेशर। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सबको ही समझते हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर मत लीजिए। मेरा तो कि अभी तो मेरा बहुत सारा सिलेबस बाकी है, या फिर ये सोचते हुए कि हम कैसे कंप्लीट करेंगे, अभी इतना बाकी है उतना बाकी है, कुछ कवर नहीं हो पाया है। तो ये अब ये सोचने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है?
कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। अभी ज़रूरत है आपको करने की, ना कि सोचने की। अगर इस टाइम से आप सोचने बैठ जाओगे तो करोगे कब? अभी से जो भी कर पाओगे कम से कम उस पर फोकस करो। ये नहीं करो कि हाँ नहीं हो पा रहा है, हम पागल हुए जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के सिलेबस को ध्यान से पढ़ो। जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं उन्हें टिक कर लो, ठीक है। एक अच्छा सा सिलेबस अपने लिए बनाओ। आप अगर आपके पास सिलेबस की बुक है, हर क्लास के लिए सिलेबस की बुक मिलती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो अगर आपके पास सिलेबस की बुक है या किसी फ्रेंड के पास है तो आप उस सिलेबस की बुक को ले लो। छोटा सा पतला सा आता है वो, और उसमें से अपने सिलेबस को राइट डाउन कर लो कहीं भी, ठीक है। हिंदी की सिलेबस को लिख लो, फिर मैथ्स की सिलेबस लिख लो, सारे सब्जेक्ट की सिलेबस, जो भी आपके सिलेबस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके सिलेबस को पहले कहीं लिख लो। और उसके बाद से उसमें से कोशिश करो कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स कवर हो गए हैं उन्हें टिक करो, और कौन कौन से नहीं कवर हुए हैं उनको भी मार्क कर दो कि ये टॉपिक मुझे कवर करने हैं। उससे क्या होगा कि जो टॉपिक आपके कवर हो गए हैं वो अलग हो जाएंगे, जो टॉपिक आपने कवर नहीं किए हैं वो अलग हो जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं आपके, उनको बुक से पढ़ने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि आपके सब्जेक्टिव भी कंप्लीट होंगे और प्लस ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंप्लीट होते हैं। भैया आप एक बात नोट करके रख लो, नहीं यकीन आ रहा है तो आप एक बार इस चीज़ को ट्राई करके देखो कि बुक से हमारी तैयारी कितनी अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक तो स्टार्ट करने का सबसे अच्छा उपाय है उस सब्जेक्ट को के मतलब जो भी सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक को, उस सब्जेक्ट का बुक उठाइए और शुरू हो जाइए, ठीक है। और उसे पूरे अच्छे से पढ़िए शुरू से अंत तक। जैसे कोई चैप्टर मान लीजिए आपको ऊष्मा पढ़ना है, या फिर आपको गति पढ़नी है, ऐसे करके कोई भी चैप्टर, या फिर आपको रासायनिक सूत्र वाला कोई चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें क्या करना है, आपको शुरू से अंत तक पूरे चैप्टर को कवर कीजिए, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं इस चैप्टर से, किस तरह हमें आंसर करना है। ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। सेल्फ स्टडी मैंने इसीलिए पहला पॉइंट रखा हुआ है आपके लिए, सेल्फ स्टडी, कि अगर आप खुद से स्टडी करेंगे ना तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप अपने पेरेंट्स की मदद से समझ सकते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स जो होते हैं ना, हमारे मार्गदर्शक होते हैं। हम कभी कभी ऐसा लगता है ना कि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है, लेकिन भैया एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उन्हें अवॉइड ना करें। जब भी खाली टाइम मिले ना, उनके साथ बैठ के बात करो, उनकी बातों को समझो, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की थी अपने टाइम पे, कैसे उस तरह उस टाइम पे चीज़ें थी। बहुत रिलैक्स मिलता है इन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ें ट्राई कीजिए। तो बस अभी से शुरू हो जाइए, क्योंकि सिर्फ आपको एक बार समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें। और एक और चीज़ मैं नोट करा दूँ, सिलेबस और क्वेश्चन बैंक, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। हर सब्जेक्ट की सिलेबस आप पहले अपने पास रखो, और साथ में क्वेश्चन बैंक जरूर रखो। क्वेश्चन बैंक मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें आपको 2-4 साल के 5 साल के क्वेश्चन को कवर करना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बैंक से बहुत अच्छी तरह से पता चलता है, ठीक है। अगर आपको इसको यूज करना नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसे कैसे यूज करना है क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। मैं इसके आसान तरीके आपको समझा दूंगी। तो कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ओके। तो आशा है मैंने कोशिश की है आपको सही बातें बताने की, ठीक है, कैसे आप तैयारी करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहती हूँ आपकी सपोर्ट के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और आशा करती हूँ कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।